So, hello everyone, good afternoon once again. एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन, है ना। रिवीजन में अपन लोग करेंगे कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। सो ये आप लोगों को आइडिया है पहले से ही। हम लोग स्टार्ट किए थे अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, कितने तरह का चार्ज होता है, चार्ज को किसने खोजा, फ्रैंकलिन ने खोजा। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इससे आगे हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। चार्ज का प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, जो नेट चार्ज होता है किसी के ऊपर वो हो जाता है n इंटू ई के बराबर, है ना। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू यहाँ पर जो E का मतलब हो जाता है E इज इक्वल टू हम लोग मानते हैं 1.6 10⁻⁻19। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है, सर क्वार्ट्स क्यों नहीं हो सकता है। क्वार्ट्स के लिए मैं बता दूं, जो क्वार्ट्स होता है E/3 ये, और एक होता है 2E/3। बेसिकली क्वार्ट्ज जो होता है ना, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, ये जब भी मिलते हैं पेयर में मिलते हैं, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग नहीं मानते हैं। इट इज फाउंड इन पेयर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए थे। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ने जो यस अनुराग बोलिए। स्क्रीन सर नहीं दिख रहा है। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ हम लोग देख लिए थे। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देखा था कि जो फॉर्मूला था दैट वाज द K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R²। ये कुछ इस तरह से था, है ना। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, K का वैल्यू जो हो जाता है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। और इसका जो यूनिट है, ये जो फॉर्मूला किसके लिए था, ये फोर्स के लिए फॉर्मूला था। तो यूनिट ऑफ K, ये जो K है इसका यूनिट हो जाता था फोर्स दैट इज न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर, है ना। सो चार्ज का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब कौन थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के ऊपर स्टडी किया और ये रिलेशन डेवलप किया। ये सिमिलर है एकदम, जस्ट लाइक व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। सो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही फील्ड से रिलेटेड है। बस Q1 Q2 की जगह M1 M2 आ जाता है, K के जगह पर कैपिटल G आ जाता है। तो दैट्स इट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। देयर आफ्टर हम लोग पढ़े थे करंट के बारे में। करंट के लिए जो हम लोगों ने डेफिनेशन निकाला था वो ये था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज, है ना, द नेट चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एज करंट। मैथमेटिक्स के टर्म में इसको हम लोगों ने लिखा था I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। Q क्या है, कूलम्ब। टाइम क्या है, सेकेंड। सो कूलम्ब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ करंट। बट आपको ये भी बताया था कि ये जो करंट होता है दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल क्वांटिटी में भी आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। सो हम लोग चार्ज को करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट को चार्ज के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सो यहाँ से हमारा जो करंट का जो यूनिट होता है जो एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली दैट इज एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक क्वेश्चन एराइज होता था यहां से कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए M के सिस्टम में या आप बोल सकते हो कि SI यूनिट जो होगा वो क्या होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं करंट I इंटू T के बराबर। करंट हो गया एम्पियर, T हो गया टाइम, दैट इज एम्पियर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे करंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा है।
सॉरी, ओम्स लॉ से पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोगों ने बहुत सारा वो सिंबल्स हम लोगों ने याद करके रखा है। तो सिंबल्स इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फॉर कंपटीशन ऑल्सो। तो ये सिंबल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सिंबल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, सिंबल, है ना। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड भी, ग्राफ के ऊपर भी स्टडी किया था। ओम्स लॉ क्या था? दैट इज वोल्टेज अप्लाइड along the terminals directly proportional to current passing through the conductor। और यहां से एक नया टर्म निकला था, that is R, resistance। R is called resistance। और तब से अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोगों ने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था, और ये ग्राफ मैंने बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, और जो इसको फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रखते थे? V, और एक्स एक्सिस पर रखते थे हम लोग I। पर कभी कभी कंपटीशन में क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रिवर्स, है ना। जो मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड किया था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था। वाई एक्सिस पर हो गया था I और एक्स एक्सिस पर लिख दिया था V। तो ऐसा नहीं है कि इसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पैरामीटर्स उल्टा हो जाएंगे। यहाँ पर जो स्लोप था, ये स्लोप हमें देता था क्या? रेजिस्टेंस। लेकिन इस फील्ड में यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा, दैट स्लोप विल गिव 1 by रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का उल्टा 1 by R देगा, है ना। ये दोनों में डिफरेंस था, और ये होगा क्या? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और जो इसको फॉलो करेगा उसको हम लोग कहेंगे ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर। नॉर्मली जो मेटल होते हैं वो ओहमिक कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स ओहमिक कंडक्टर नहीं होते हैं। इवन सेमीकंडक्टर भी ओहमिक कंडक्टर नहीं होता है। बात करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए बातचीत शुरू की। रेजिस्टेंस क्या होता है? सो रेजिस्टेंस का मतलब ही हो जाता था हिंड्रेंस, अपोजिशन, है ना। जो करंट फ्लो को अपोज करता था उसको हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है ना। ये हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। हर एक मटेरियल करंट फ्लो को अपोज करता है, जो नहीं करता है उसके लिए एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर, है ना। तो सुपर कंडक्टर, ये हम लोग कुछ बाहर से एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं, फिजिकल कंडीशन, जिसके वजह से एक कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है। इसको कैसे बनाया जा सकता है? बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, इतना ठंडा कर दीजिए कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ही ना हो, तो जाकर के सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है। इन बिटवीन अगर किसी को भी डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। सो जो रेजिस्टेंस होता है ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, फ्लो को, चार्ज के फ्लो को। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, या बोल सकते हो जो चार्ज का फ्लो होता है, ये सब आपस में टकराते हैं ड्यूरिंग द मोशन। इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे लोग जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और आपके लिए एक ही एग्जिट बचा हो। लेट दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड, और यहां से निकलने के लिए जस्ट लाइक जालियांवाला बाग, यहां से निकलने के लिए आपके पास एक ही रास्ता, एक ही एग्जिट पॉइंट एक ही है, और इसके अंदर बहुत सारे ये हैं इंसान, या बोल सकते हो कि कंडक्टर के अंदर ये हैं इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक तरह से मैंने बताया था कि जैसे ही आप बम ब्लास्ट करेंगे, या अफवाह भी हो गया कि हाँ किसी ने यहाँ पर बम लगा दिया है, तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगा और वो भागने लगेंगे। सिमिलर लाइक जैसे ही हम लोग यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये सारे के सारे चार्ज भागना स्टार्ट कर देते हैं,
और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये इंसान आपस में टकराएंगे, जो मजबूत होगा वो कमजोर को कुचल के, दौड़ के, उछल के भाग जाएगा, जो कमजोर होंगे वो दब जाएंगे वहीं पर। सेम प्रोसेस यहाँ कंडक्टर में भी होता है। कुछ जो होते हैं वो हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जिसके वजह से आपस में कोलिजन होने लगता है। कोलिजन के वजह से प्रोड्यूस हो जाता है रेजिस्टेंस, एंड दिस बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन से a property will oppose the flow of charge through it. This is called as resistance. रेजिस्टेंस कुछ 4 फैक्टर पर डिपेंड करता था, और वो 4 फैक्टर कौन कौन सा था? एक जो कि टेम्परेचर है, दूसरा वो मटेरियल होता था, खुद मटेरियल पर डिपेंड करता था, तीसरा ये डिपेंड करता था लेंथ पर, और चौथा ये डिपेंड करता था क्रॉस सेक्शन एरिया पर, है ना। जो टेम्परेचर है और जो मटेरियल है दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसमें फॉर्मूले में ये टर्म ऐड नहीं होता है, फॉर्मूला में ये टर्म ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, सो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है ये कुछ 4 फैक्टर पर डिपेंड किया, है ना, जिसमें मैंने बताया कि जो मटेरियल होता है ये और जो टेम्परेचर होता है ये दोनों आपस में को रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया होता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? दिस इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया, बताता हूँ थोड़ी देर में। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन ने हटाया तो यहाँ पर पाया कि एक कांस्टेंट टर्म आ गया और उसका नाम दिया गया रो, चुपचाप रो। जो रो होता है, रो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, एंड इसका एक अलग से नाम दिया गया जिसको कहा गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये टोटली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल प्लस टेम्परेचर। तो इसलिए टेम्परेचर इस फॉर्मूले में नहीं आया। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बदल जाता है ना। उसमें भी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होता है मेटल के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, रो विल डिक्रीज। ठीक है, बट जो रेजिस्टिविटी होता है ये सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या कहिए इंसुलेटर, इन दोनों के केस में क्या हो जाता था? जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते थे रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता था। उल्टा बोल दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी घटेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तब तो जाकर के रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता था। सो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। सो ये था मेटल बोले तो कंडक्टर के बारे में। सो आर जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल भी किए थे। एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे सिलेबस में 2 है, हमने आपको 3 पढ़ाने का वादा किया है। पहला है वो है सीरीज कनेक्शन, दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन, और जो तीसरा है जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अभी हमें पढ़ना बाकी है। इन 2 चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था कि जब रेजिस्टेंस में करंट सेम हो, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन R1 और R2। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब पैरेलल कनेक्शन हो तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो कि कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों सेम होता है। इस कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है
1/r equivalent is equal to 1/r equivalent equals to 1/r1 plus 1/r2। ये रहा अभी तक का हमारा हिस्ट्री और आज हम प्रेजेंट में हैं। सो टोटली अगर मैं आपको फॉर्मूला के लिस्ट दे दूं तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। सो यहाँ पर I इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख सकते हो Q बाई टी। इट कैन ऑल्सो बी लिखन एज R इंटू Q डिवाइडेड बाई टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ये और ये एक ही तो है। बस करंट की जगह पर Q बाई टी लिख दिया, डेट्स इट। तो जितना फॉर्मूला चाहे आप अलग अलग बना सकते हैं, पर हमें जो बेसिक फॉर्मूला है उससे मतलब है। ये है 1, ये हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, जो फॉर्मूला नंबर 3 है वो है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहां पर एक कंडीशन हमने स्ट्रेचिंग वाला कराया था। एक जो कंडीशन था वो क्या था कि रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये कब ये इस्तेमाल करते थे? जब वायर को स्ट्रेच किया जाता था तब। स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन अ वायर इज stretched, then resistance is proportional to, resistance is proportional to, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल क्यूब एंड ऑप्शन नंबर डी 1/L। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। सो एक क्वेश्चन आप इजीली टिक मार्क कर सकते हो, जब वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर होता है। दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी डी। तो दिस इज द ऑल व्हाट वी हैव टिल डेट। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं ये वहां तक का रिवीजन। किसी को कुछ समस्या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज नेक्स्ट पेज। किसी ने कुछ क्वेश्चंस भेजा था तो वो मैं इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा जब डाउट क्लास जब चलेगा तब, है ना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल किया था, एक एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये एग्जाम्पल आप लोग मुझे करके दिखाइए। आपके पास दिया गया है एक सर्किट और यहां पर जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, फिर एक और रेजिस्टेंस ऐसा ऐड कर देते हैं और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और सबसे लास्ट में एक और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। कुछ इस तरह से। देखिए फिगर को आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिगर को एक साथ में देखिएगा लगेगा अरे बाप रे ये क्या बना दिया। तो ये एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से। नाउ अब आपको बताना है, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम और ये दोनों 1 ओम। सो क्वेश्चन समझ गए होंगे। करना क्या है इसको, फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए सो ये रहा क्वेश्चन आपके पास और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चल भैया टिकटॉक, ये आपके पास लग गया टिकटॉक। फटाफट सॉल्व करिए, आंसर चैट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक जो है बेसिक के साथ लगे रहिए।
कौन सा सिस्टम पैरेलल में है, कौन सीरीज में है। लगे तो 2-3 डायग्राम बनाइए, बट इसको सॉल्व करिए। आई होप क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए, अंकित, आकाश, अन्या और कौन कौन लोग हैं, बादल, अनुराग, नितिन एंड शुभम। सो होपफुली देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। एक मिनट हो भी गए दिए हुए। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। हो जाएगा, बताऊं? ओके, शुभम का आंसर आ गया। वेटिंग फॉर द अदर्स। मैं बताना नहीं चाहता, तुम लोग शर्म के मारे झुक जाओगे, इसलिए। क्वेश्चन इतना आसान है। सो लेट्स स्टॉप इट्स। ये 2 मिनट से ज्यादा हो गया। बात करते हैं वन बाय वन। अंकित, अनम्यूट करिए, फिर मुझे बताइए। अंकित, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, बताइए अंकित, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल में है। पैरेलल में है, वेरी गुड। सो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना होगा? जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? R1 + R2। अब पागल, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 होता है ना भाई। हाँ, अभी तो रिवीजन करा रहा था। अब देखो, यहाँ पर R1 कितना है, 1 ओम, और यहाँ पर R2 कितना है, ये भी है 1 ओम। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल बिकम 2, और ये कितना हो गया, 1/R इक्विवेलेंट। करेक्ट। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ये ठीक है? आकाश, आवाज आ रहा है? यस सर। बताइए, ये 1 ओम और 1 ओम ये किस में, सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल। ओके, सक्षम कुछ कहना चाह रहे हो? सर आपको मैसेज नहीं जा रहा है सर? नहीं, चैट तो मेरे पास नहीं आया, शुभम का आया सिर्फ। सर यहाँ लिखा था विकास कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग। हाँ, यस सर। सर नेट स्लो होगा लगता। पता नहीं, तो आंसर मेरे पास शुरू नहीं से ही आया, हो रहा है सर। शुभम का आया है। सो कोई बात नहीं। सो आकाश, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बताइए आकाश। 1/R1 + 1/R2। वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू 2। 2, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 होगा ना। यस। ये वैल्यू आ गया कितना, 1/2। ओके, सो एक बार फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं। अपने को आइडिया लग गया कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और इसके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे।
और एक और रेजिस्टेंस कुछ ऐसा ऐड कर दिया। यही हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अभी तक। ये जो वैल्यू आया ये कितना आया 1/2 ओम, 1/2 ओम। और ये जो वैल्यू आया ये भी कितना आया 1/2 ओम। ये आ गया 2 ओम पहले से है और ये 2 ओम पहले से है। अब बताएंगे बादल, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में? बादल आवाज आ रहा है? सर सीरीज में। सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? सर दोनों रेसिस्टेंस का जितना रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे R प्लस R। ऐड करिए, कितना R1 आएगा? हाफ और हाफ ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। सो यहाँ से एक और हम लोग सर्किट बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, और ये सबसे आसान वाला दिखेगा। ओके, थैंक यू बादल। ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ये एक हो गया एक रेजिस्टेंस। तो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये है कितना 1 ओम। अन्य ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में है तो फॉर्मूला कौन सा लगा दें? 1/R। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 1/R1 बोले तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। अंकित खुराना का आंसर आ गया 1/4। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अन्या टू यू 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 2/3। पागल, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा ना। 1/2। 1 प्लस 1 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अगेन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R equivalent will be equals to 1/2. So your answer will be 1/2. अंकित, कहीं तुमने 1/2, 1/2, 1/4 तो नहीं कर दिया? So आपका आंसर इसका कितना आ गया 1/2 ओम। किसी को इसमें डाउट है, कोई समस्या है इस क्वेश्चन को करने में? रॉकी अभी आया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, होपफुली इस बार आप लोग अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ ऐसा हो गया और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा और एक रेजिस्टेंस ऐसा। और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा है। इस पर दिमाग लगाइए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। सॉरी, रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं। सबको मान लीजिए 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 और ये भी 2, सारे के सारे 2 ओम। आपके टाइमिंग स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी करिए भाई, 34 सेकंड हो गया।
ओके, सो अन्या का पहला आंसर आ गया है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वेटिंग फॉर द अदर्स। पहला वोटिंग आ चुका है, रॉकी, शुभम, आकाश, संकित, बादल, अनुराग, आज आपकी गाड़ी काफी स्लो लग रही है, नितिन एंड तौफिक। नयन, कहाँ हो भाई? तौफिक तो दिख ही नहीं रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए। शुभम का आंसर आ गया, बट ये पहले से अलग है, तो दो लोग दो आंसर। तौफिक का आंसर आया R = 4 बोल रहा है, सक्षम बोल रहा है 1/2, यो बोल रहा है नहीं मालूम सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नितिन, नितिन, नितिन सो रहा है। चलिए, सो टाइम हो गया 2:02 लगभग। सो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है, अगर ये बैटरी है मान लीजिए 20 वोल्ट का, तो यहां से करंट गया होगा कुछ, मान लीजिए अपने से 10 एम्पियर, मुझे नहीं पता कितना जा रहा है, तो कुछ अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 10 एम्पियर गया यहाँ से, ये ऐसे गया होगा 10 एम्पियर यहाँ भी। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि अगर ये सिंपल वायर है, एक लाइन है, तो एक जो सिंपल लाइन होता है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट जीरो रेजिस्टेंस वायर। स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर होता है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो वहां पर कोई भी वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होता है, कोई भी वोल्टेज में ड्रॉप नहीं आएगा, करेक्ट। सो यहां से यहां तक देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेट वायर शो कर रहा है, ये सब कुछ स्ट्रेट वायर है। जहां से 10 एम्पियर करंट जाता है, यहां भी गया 10 एम्पियर, यहां तक आया 10 एम्पियर। याद करिए हमने एक रूल पढ़ा था, डेट इज KCL, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता था कि अगर किसी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा। ये सही बात है ना? आपके पास जितना इनकम हुआ टोटल उतना ही खर्च करेंगे, कर्ज नहीं लेते तो यहाँ पर जितना 10 एम्पियर का करंट आता है, ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया, 3 अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो मान लीजिए कि एक में गया कितना, 2 एम्पियर, एक में गया 4 एम्पियर, तो तीसरे में ऑटोमेटिक जाएगा कितना, 4 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 10 एम्पियर ही डिवाइड होगा इन तीनों ब्रांच में, 4 2 6 4 10 ऐसा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10 एम्पियर आता है, यस अन्या, ओके। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 एम्पियर आता है कुछ करंट, सर और इस, हाँ अन्या बोलिए। KCL होता क्या? KCL आप पता नहीं उस क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं, आई डोंट नो। KCL एक रूल था जिसको कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। इन्होंने करंट के बारे में एक नियम बताया था, एक रूल बताया था। वैसे ही एक KVL भी मैंने बताया था, KVL, KVL होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यस, आप थे उस दिन, जिस दिन हम लोग प्रूफ कर रहे थे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस। इस स्टेप पे नहीं होंगे। उसी समय मैंने बताया था कि KCL क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो गया। सो जैसे ही इस जंक्शन पर करंट पहुंचेगा ये 10 एम्पियर का,
ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें जो करंट गया होगा, तीनों में करंट इक्वल इक्वल जाएगा, 3.3, 3.3 और इधर भी गया 3.3, 3.3, सब जगह करंट गया इक्वल इक्वल, मान लिया हमने। अब समझिए ऐसा कि जो इस ब्रांच में करंट गया होगा, इस ब्रांच में जो करंट गया होगा वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा ही जाएगा, है ना। और यहां से जब 2 ओम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो इसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, वही करंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाएगा, और कहीं जाने का रास्ता है बीच में नहीं है। तो इस दोनों रेजिस्टेंस के बीच में करंट क्या हो गया, सेम। और जब करंट सेम होता है तो मैंने बताया था कि वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में। यस और नो। अब देखिए सिमिलरली इस मिडल वाले ब्रांच में भी चले आइए। मिडल वाले ब्रांच में भी जो करंट इंटर करेगा, इसमें यहां से जो करंट इंटर करेगा वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। जो करंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाएगा ही जाएगा, बीच में कोई उसके पास रास्ता नहीं है जहां से कि वो लीक करेगा, इधर उधर कहीं चला जाए। इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस में भी करंट क्या होगा, सेम होगा। एंड द सेम प्रोसेस फॉर दिस टू, इसमें भी और इसमें भी करंट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए, कुल मिला जुला करके अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आपका जो दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में। और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करता हूं तो ये सर्किट देखिए कुछ ऐसा बनेगा। एक ऊपर बनेगा इक्विवेलेंट कुछ इस तरह का, एक मिडल वाले ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, और एक जो बॉटम वाला ब्रांच है इसके वजह से भी इक्विवेलेंट आएगा, ऐसा कुछ। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, 4 ओम। सॉरी नैन, करंट का लॉस तो होगा सर, नैन नहीं, करंट का लॉस नहीं होता है, वोल्टेज का लॉस होता है। बिकॉज देखिए करंट का लॉस मतलब चार्ज का लॉस होना, है ना। और चार्ज आपको पता है कि चार्ज लॉस होगा नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। आपका कहने का मतलब चार्ज बीच में लॉस हो जाने का मतलब क्या होगा कि आप यहां से 4 ढेला जाएंगे, रास्ते में 4-5 ढेला भुला जाएगा, जितना ढेला आप मारिएगा उतना ढेला उसको लगेगा, है ना, मतलब पत्थर। तो कहने का मतलब क्या है कि पत्थर एक पार्टिकल है ना। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा तो दैट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी मैन। अगर हीट के फॉर्म में लॉस होता है तो वो एनर्जी का लॉस होना है, ना कि करंट का। ऐसा नहीं कि यहां से हीट के फॉर्म में लूज होते जाएगा और धीरे धीरे आपका करंट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट जो है वो आपका फिक्स रहेगा, है ना। चलिए, सो ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 4 ओम। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये कैसे पता चला। ये आप पता कर सकते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया बैटरी, बैटरी को कनेक्ट करेंगे यहां से। मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट वायर है तो 0 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं आएगा, है ना। 0 ड्रॉप इन पोटेंशियल, 0 ड्रॉप इन पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एकदम स्ट्रेट वायर में। दैट मीन्स कि अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर V होगा और यहां पर कितना होगा, 0।
अगर इस पॉइंट पर 0 है तो ये स्ट्रेट वायर यहां से सीधे चलते आएगा, यहां पर भी पोटेंशियल 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा। इन तीनों पॉइंट्स पर क्या होगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट वायर है, ये सब जगह क्या होगा 0 0 0, सब जगह 0। सर पैरेलल में तो इससे भी कांस्टेंट ना होता है। पोटेंशियल ना, हाँ सर। हाँ देखते हैं ना पोटेंशियल कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल हाँ। कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो फिर करंट ही फ्लो नहीं करेगा। यस। समझ गए? सो देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा V, और यहां भी हो जाएगा V। क्यों? क्योंकि यहां से अभी तक कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं मिला। इस पॉइंट पर भी V हो जाएगा, यहां पर भी V हो जाएगा। आप देखिए कि रेजिस्टेंस के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा V, V और V। अब बात करते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0, दैट विल बी V। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बीच वाला। अगेन यहां पर V है, यहां पर 0 है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। एंड अगेन थर्ड वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट विल आल्सो V। करेक्ट? सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये सारे के सारे पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है? सो इसका बताइए रिजल्ट कितना होगा। 1/4। 1/4 कि 3/4, 4/3। So 1/R equivalent is equal to 1/4 plus 1/4 plus 1/4. So it will become 1/R equivalent. 1/R equivalent is equal to 3/4, और इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। So R equivalent will be equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, it will become 4/3। ठीक है? So answer will be 4/3 ohm। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके ठीक है, फिर बढ़ते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और एग्जांपल। हाँ बोलिए अन्या। डायग्राम दिया रहेगा, फिर से उसको ड्रॉ करना होगा। आप देखिए डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके लिए सिंपल रहेगा। जितना आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना। सर जैसे अदरवाइज ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाने लगता है। आप धीरे धीरे जब आइडिया आएगा ना आपको, आप बाद में मत ड्रॉ करिएगा, मतलब मैं बाद में नहीं ड्रॉ करूंगा। सर आप ऊपर से डायरेक्ट कैसे निकालते? उसी क्वेश्चन को आप कैसे डायरेक्ट निकाल देंगे, ये कहना चाह रहे हो? ओके, तो अब ये देखो, ये दिमाग में अपना सोचने वाली चीज है ना। ये 2 ओम डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। तो अब ये जो डायग्राम है ये बनाने के बजाय ये दिमाग में ही चल जाएगा हमारा कि ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों पैरेलल होने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैं ये करूंगा, और ये भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा 1/4 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 1/4, 2 + 2 + 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, यही लिख सकते हैं ना। यस। 1/4 + 1/4 + 1/4 दैट इज 3 टाइम्स 1/4। तो ये हो गया कितना 3/4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर देंगे 4/3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट दे रहा हूं इसको मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और मेथड से भी करके दिखाऊंगा। चलिए ये एग्जांपल है आपके सामने।
ट्राई करिएगा। ये है ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहां से एक रेजिस्टेंस, नितिन म्यूट कर लो भाई। ये एक रेजिस्टेंस आया, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये एक रेजिस्टेंस। फिगर देखोगे डर जाओगे। एक एक ब्रांच को बारी बारी से सॉल्व करिए, आसान होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कंपटीशन के एग्जाम में पूछ करके और डरा देते हैं, और सॉल्व करो तो होता कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा गर्व महसूस होता है ना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे करके। अरे बाप रे, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। दूसरों को भी कहने में आता है, देखो कितना क्वेश्चन बड़ा बड़ा हम लोग करते हैं। पता चलता है 2 लाइन से ज्यादा का ये क्वेश्चन ही नहीं है। सो चलिए, ये हमने लगा दिया बैटरी, ये हमने बैटरी इसमें कनेक्ट कर दिया, और आपको बताना है इसका R इक्विवेलेंट। जब ये है 3 ओम, ये तीनों के तीनों 3 ओम हैं, ये भी है 3 ओम, ये है 5 ओम, ये भी है 5 ओम, ये सब के सब 5 ओम है, पूरा का पूरा 5 ओम, पूरा का पूरा 5 ओम। और ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम। तो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ओम। बताइए, कोशिश करिए। ओके रॉकी ने पहले से ही तैयार रखा है, वेरी गुड। रॉकी ने आंसर दे रखा है पहले से ही। वेटिंग फॉर द अदर्स। इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, क्या बोलता हूं मैं, एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं। चलिए बताइए, इसको मैं, बादल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आकाश आनंद का भी आ गया, अरे वाह क्या बात है, और यहाँ पर जो क्या बात है, एक ही दिन में इतनी खुशी। अंकित ये क्या कर दिया तूने, ऐसा सोचा न था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे ये डिवाइड बाय 3 क्यों आया, पहले ही अच्छा था ना। सक्षम, बाकी तुम कब जो अन्य आया क्या, अभी तक आंसर नहीं आया। जल्दी 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 जल्दी। और बाप रे शुभम, ये तो लंबा चौड़ा दे दिया भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो शुभम से ही मैं बात करता हूँ। सबसे पहले शुभम अनम्यूट करिए और चलिए करते हैं कुछ चाय पे चर्चा। तौफीक तुम भी लफड़ा कर दिए यार। हाँ नहीं ठीक है तौफीक, ठीक है वेरी गुड। और मत लगाया करो 3/9 और 9/3, इसमें अंतर है। ये ऐसे आंसर लिखोगे और 9/3, या तो यही कहो नहीं तो यही कहो, ठीक है। सो चलिए शुभम बताइए मुझे, यस सर। ये कैसे आ गया तुम्हारा 111/77? कुछ लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं हो गया? ये बताइए कि ये तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। कंफर्म हो गया?
इन तीनों के वजह से आर इक्विवेलेंट Yes, कितना sir. होगा बताइए। इन तीनों की वजह से आर इक्विवेलेंट कितना होगा? Sir, 1. वेरी गुड, 1. 1 ओम। और इसका बताइए कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच है 5 ओम का, तो ये भी कितना हो Sir, जाएगा? 1. 1। 1. और ये कितना होगा? Sir, 1. 1। अब बताइए कि ये कुछ कनेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और उसका जो वैल्यू है ये कुछ 1 ओम है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 3. क्या लिखे हो तुम? यस अन्या, वेरी गुड। समझ में आया डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? यस ये हो सर। गया डायरेक्ट। और एक और एग्जांपल होमवर्क के लिए दे दूं क्या? हाँ सर दे दीजिए। चलिए, होमवर्क के लिए आपके ग्रुप पर मैंने जो सेंड किया है पेपर, उसमें है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए परफेक्ट है। ओके, तौफीक का कहना है 1 मोर प्लीज। सो ऑफ कोर्स, इतना अच्छे से कहोगे तो हम तो कराएंगे ही। चलिए एक क्वेश्चन फिर और करते हैं, देखते हैं इस बार टॉपिक क्या कर पाता है। लेट्स टेक इट। हाँ, एक करंट को भेज देते हैं कुछ इस तरह से। ये गया, ये एक रेजिस्टेंस है। टफ दे आसान दे? चलो आसान ही कर लो अभी। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे प्रेजेंट करना है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा x इक्वल्स टू 2 का x इक्वल्स टू 3 जो है वो यहाँ पर है, x इक्वल्स टू 3 तो यहाँ पर है, और y इक्वल्स टू -2 जो है वो मेरा यहाँ पर है। कब से मैं मेरा यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा कि x के नीचे फर्स्ट आंसर कितना आया? फर्स्ट आंसर नयन आया था शायद 3 आया, अंकित 3 आया था ना। तो ये जो मुझे पॉइंट मिलेगा ना यहाँ वाला, ठीक है। और ये रहा कुछ ऐसा, इसके बाद बीच में से कर देते हैं ज्वाइन। ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, इस 3 के सामने और y के सामने ऐसा कोऑर्डिनेट मुझे मिला है, ऐसा ऐसा ऐसा, बस। और इतने पर आपको बताना है और ये सब 1 ओम है। आसान सा है, देखता हूं कौन कितना जल्दी बताता है। सारे के सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है। वाह तौफीक, चैलेंज एक्सेप्टेड, और पहला आंसर भी कर दिया, वेरी गुड। रॉकी का भी आ गया, तौफीक का भी आ गया। बादल और अन्य क्या कर दिए, ऐसा सोचा न था, इतना गड़बड़ आंसर, उल्टा पुल्टा हो गया। अन्य कुछ तो हुआ है, चेक करो। नो आकाश, नॉट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, अन्य चेक करिए वापस से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सक्षम, अनुराग आज साइलेंट मोड में है, क्या बात है अनुराग? नयन अब तो सही कर दो एक भी, आज पढ़ेगा रात में तब जाके कल बताएगा। ओके सो ओके, सक्षम का आया 1/2। यस योग,
जो हनी सिंह, बताइए। चलिए देखते हैं फिर। देखिए अनया और बादल, आकाश और सक्षम, आई डोंट नो क्या आप लोगों ने किया, क्या आपका दिमाग में क्या है। चलिए मैं बात करता हूँ बारी बारी से। बादल आप बताइए, आप क्या सोच रहे हो, आपने कैसे किया जो आपका 12 आ गया, आपका और अन्य दोनों का 12 आया। बादल प्लीज गो ऑन, बताइए मुझे आपने कैसे सॉल्व किया है, तो मुझे आइडिया लगेगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हो। सीरीज में लेके सॉल्व किया। सब कुछ सीरीज में कर दिया है क्या, आप बीच में यहाँ पर ज्वाइंट है ये नहीं ध्यान दिए। जब दो चीज ज्वाइंट में है तो वो सीरीज में नहीं हो गया ना, यहाँ पर आपका ये अलग टर्मिनल हो गया। ओके, मुझे लगा तब सबने यही काम किया है। सो यहाँ पर देखो तार, एक आपने बताया ना सिंबल में हम लोग पढ़े थे ना कि अगर तार ऐसा जंप कर गया तो समझिए कि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब वायर एक साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर कनेक्शन कुछ ऐसा है, इसका मतलब आप समझिए कि दे आर ज्वाइंट, मिले हुए हैं इस पॉइंट पर। इसका मतलब इससे पॉइंट पर ये मिले हुए हैं, तो इधर से जो करंट आएगा, मान लीजिए यहाँ से जो आपने करंट भेजा, लेट सपोज कि यहाँ से आपने वही कुछ 10 एम्पियर का करंट भेजा, तो इसमें जो करंट गया और इसमें जो करंट गया, कुछ एज्यूम करिए कि इसमें कुछ गया होगा 5 एम्पियर का और इसमें भी गया होगा 5 एम्पियर का। तो जो करंट 5 एम्पियर का 1 ओम में जाएगा, वही करंट इस 1 ओम में भी जाएगा। मतलब ये दोनों तो हो गए सीरीज में। ओके, अब ये 5 एम्पियर का करंट जो इस 1 ओम में जाएगा, वही 5 एम्पियर करंट इस 1 ओम में भी जाएगा। तो ये दोनों भी हो गए सीरीज में, और दोनों जब इस जंक्शन पर मिलेंगे तो यहां पर फिर से ये कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। और अब इसके बाद फिर से इनके पास दो रास्ते हैं, तो कौन किसमें कितना जाएगा क्या मालूम। तो जैसे ही इस पॉइंट पर आते हैं, एक जंक्शन पर आते हैं, इस करंट के पास रास्ते चूज करने के लिए ऑप्शन है, कुछ इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस 1 ओम के साथ ये 1 ओम भी सीरीज में है या नहीं है, पता नहीं। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल होगा। आई थिंक अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अब क्या करना है। अगर आप समझ चुके हो अन्या एंड आकाश, आकाश आपका भी 6 आया, पर कैसे आया मालूम नहीं, कैसे किया आपने आकाश। ओके, मैं सॉल्व करता हूं। सो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों मिल करके 2 ओम, और ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों मिल करके 2 ओम। इसके साथ और ये दोनों के साथ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इक्विवेलेंट जो आएगा, वो इक्विवेलेंट होगा कुछ 1 ओम के आसपास। आसपास क्या 1 ओम ही होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में होंगे तो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, दैट विल बी नहीं 1/1, सॉरी, R इक्विवेलेंट विल बी 1/1, और 1/1 का वैल्यू हो गया कितना 1 ओम। सिमिलरली इसका भी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 ओम, और इसका भी जो वैल्यू इक्विवेलेंट जो आएगा वो भी होगा कितना 1 ओम। ये तीनों 1 ओम 1 ओम 1 ओम सीरीज में होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 3 ओम, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को कुछ डाउट है इसमें, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में या इससे पहले? नहीं, एनीवन? If not, then here we will stop our today's session. Thank you everybody. सर हाँ, अगली बार वाला नोट सेंड कर दीजिएगा ना।